चलो। अच्छा 19, सबसे पहले देखो इसमें आर्टिकल राइट टू फ्रीडम में हम बात करेंगे फर्स्ट आर्टिकल की। फर्स्ट आर्टिकल है 19। ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स। कुछ सिक्स राइट्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 19 इज प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स। सिक्स राइट्स। ठीक है। कौन कौन से? ये कौन कौन से राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आएगा वो है, देखो, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि हमें किसका अधिकार है? ठीक है। हमें हमें बोलने का, और मतलब हमें जो एक कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। शुद्ध हिंदी में स्पीच को क्या कहते हैं? ठीक है। हाँ, सही बोला। भाषण ही बोलते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। ठीक है। हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट इसमें आता है राइट टू असेंबल पीसफुली। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। पहला तो ये कहता है कि हमें भाषण का और अभिव्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब हम अपनी जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारे आइडियाज है, उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी हम कहना चाहते हैं वो अपनी बात रखने की हमें पूरी पूरी फ्रीडम है। ठीक है। तो ये जैसे कि देखो, अब इसमें ये सबसे ज्यादा अभी फिलहाल में क्रिटिसाइज हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जैसे कि ट्विटर हुआ या बहुत सारी सोशल मीडिया वाली ऐप हैं या और भी कुछ स्पीचेस हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि सप्रेशन हो रहा है। सप्रेशन इन द सेंस कि अगर कुछ बोला जाता है तो गवर्नमेंट मतलब वो साइट ब्लॉक कर देती है, उसका वो पर्टिकुलर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। तो राइट टू ये जो है स्पीच और एक्सप्रेशन है, ये वाला जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू फ्रीडम, ये एब्सल्यूट नहीं है। ठीक है। ये राइट एब्सल्यूट नहीं है। एब्सल्यूट मतलब आपको एब्सल्यूट फ्रीडम नहीं है, पूरी फ्रीडम नहीं है। इस पे क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो लगा सकती है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। तो फर्स्ट हो गया ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड हो गया राइट टू असेंबल पीसफुली। देखो हमें राइट है या किसी भी इंडियन सिटीजन को राइट है तो पीसफुली असेंबल कर सकते हैं। असेंबल का मतलब क्या है कि कोई भी सभा, कोई भी मीटिंग पीसफुली बुला सकते हैं विदाउट एनी आर्म्स। आर्म्स का यहाँ पर क्या मतलब है? कोई भी हथियार ना हो, कोई भी, और क्या कहते हैं हथियार को? हम्म, और क्या कहते हैं उसको? अस्त्र, शस्त्र, अस्त्र। हाँ,
अस्त्र और शस्त्र ये ना हो, ठीक है, विदाउट एनी आर्म्स, विदाउट एनी आर्म्स। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोई भी सभा बुला लेते हैं इलेक्शन के टाइम पे हो या कोई भी हो, पीसफुली होना चाहिए, पीसफुली अलाउड है, बट हाँ रैली हो, बट पीसफुली अलाउड है, ऐसे ही अलाउड नहीं है, ठीक है। तो राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये हो गया। और थर्ड है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। हाँ वही जो कोई भी कमेटी बना सकते हैं, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ये आर्टिकल क्या कहता है कि आपको कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है, आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, जैसे अमूल, मदर डेयरी, दीज आर ऑल क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोई भी आप बना सकते हैं, इसकी भी आपको पूरी फ्रीडम है, मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे कंट्री में ये जो राइट टू फ्रीडम और राइट टू ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट, ये ऐसे हैं कि और कंट्री में बेटा अगर आपको कुछ करना है तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट। आपको कोई भी सभा करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सभा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वायलेंट इन नेचर हो, वो किसी को हार्म करने वाली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ 144 ऑफ आईपीसी लग जाती है अगर ऐसा कुछ कोई करता है, ठीक है। जैसे कि 144 कब लगी थी, जैसे कि रायट होने की संभावना होती है, कहीं भी रायट होने की संभावना होती है तो वहां पे आर्टिकल 144 लग जा वो सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी लग जाता है, क्योंकि उस रायट को रोकने के लिए कोई हिंसा ना हो इसलिए, ठीक है। जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कर्फ्यू कह देते हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उसमें क्या है कि कहीं भी मोर देन 2% या मोर देन 4% अलाउड नहीं होते जमा होने के लिए, ठीक है। तो ये है। और फोर्थ है राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन टेरिटरी में कहीं भी आप फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, ठीक है। वहां नहीं इसलिए नहीं जाने दिया जाता बेटा, वहां पे जो ट्राइबल हैं वो पसंद नहीं करती किसी को, और क्योंकि ट्राइबल का जो कल्चर है, उनका कस्टम है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसको उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए उस आइलैंड पे नहीं जाने दिया जाता जहां पर वो पर्टिकुलर ट्राइब रहती है, ठीक है। लेकिन पूरी टेरिटरी में इंडिया में आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट जहां खतरा है वहां पे आर्मी नहीं जाने देगी, ठीक है। बट वो ये मत सोचना कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, वो तुम्हारी जान के लिए ही होता है। अब तुम चले जाओ लद्दाख और वहां पर ऐसा एरिया है जो कि रास्ता उस रास्ते पे तुम्हें पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ से कहाँ जाएगा, तो आर्मी वहां जाने से मना कर देती है कि आप उधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि अभी तुमने हिमाचल का सुना है, मानसून की वजह से हिमाचल में कितना लैंडस्लाइड हो गया, चट्टाने गिर रही हैं। तो ऐसी जगह पे अगर कोई प्लान करे कि जी हम तो वहां पे घूमने जा रहे हैं और इन्होंने हमें रोक लिया, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, अरे तुम बचोगे तभी तो घूमोगे, है ना। तो वहां पे चट्टाने गिर रही है, वो सारी चीजें वहां पे इसलिए जाने नहीं दिया जाता, ताकि
जैसा केदारनाथ में हुआ था ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है, तो ये क्या कहता है, राइट टू मूव फ्रीली, कहीं भी आने का आवागमन की स्वतंत्रता है पूरी। ठीक है, कहीं भी आप आ जा सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आउटसाइड दी टेरिटरी आप बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते, वो भी आपको पता है, तो ये मत पूछना कि आउटसाइड दी टेरिटरी ऑफ इंडिया जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। अब है फिफ्थ। फिफ्थ है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर किसी भी स्थान पे आपको निवास का अधिकार है। रिसाइड का मतलब क्या होता है, निवास। ठीक है, आप कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं भी जमीन ले सकते हैं, और अब तो जेएनके में भी अलाउ हो गया है, तो आप अब वहां पर भी ले सकते हैं। ठीक है, जेएनके में। ठीक है नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में वॉलेंट्रीली नहीं जाने देंगे, वहां पे एक बंदे का खाने का खर्चा बढ़ जाएगा। वहां पे वो लोग देखते हैं सारी चीजें गवर्नमेंट देती है ना खाना, इसलिए वो एक बंदे का खाने का खर्चा नहीं झेल पाएंगे। तो जब तक क्राइम नहीं करोगे तब तक नहीं जाने दिया जाएगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, राइट टू रिसाइड और सेटल। देखो, एक तो रिसाइड है मतलब निवास का आपको स्थान है कहीं भी। ठीक है, और वहां पर आप सेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, सेटल मीन्स के आप परमानेंटली यूपी से दिल्ली में जाके रह सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से राजस्थान में जाके रह सकते हैं कहीं, ना तो राजस्थान की गवर्नमेंट मना करेगी ना यूपी की गवर्नमेंट मना करेगी। ठीक है, तो ये राइट कैसा है कि कहीं भी आप मूव फ्रीली मूव कर सकते हैं। पहले क्या था, जेएनके में जब तक आर्टिकल 370 लगा हुआ था तब तक जेएनके में कोई भी बाहर का जमीन नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, वहाँ के लोकल्स के जो राइट है वो प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे कोई घर भी नहीं बना सकता था, बट अब धीरे धीरे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ला रही है और वहाँ पर धीरे धीरे हमारे जो लॉज हैं वो सारे अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बचा इसमें सिक्स, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी आप व्यवसाय अपना सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी प्रोफेशन हो, कुछ भी करना हो आपको, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन। एनी, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, या कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या फिर बिजनेस। ठीक है, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस ऑक्यूपेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो अवेयर रहना, वो इलीगल है, जो इलीगल है वो नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोई कहे कि हम तो ओपीएम की खेती कर लेंगे तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ओपीएम की खेती इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दैट इज अ डेंजरस थिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, तो इसलिए उस पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। दैट इज अ लीगल राइट। गवर्नमेंट मेडिसिन पर्पस के लिए जहां पर भी उसकी उगाई होती है वहां पर कर सकते हैं, बट उसको इलीगली आप नहीं उगा सकते। ठीक है, तो ये नहीं करना कि हमें तो राइट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें जो है बेटा, ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी याद रखना कि these 6 rights are not absolute. State can impose reasonable restriction. स्टेट इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ठीक है। स्टेट इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फॉर इंस्टेंस कि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन पे क्या कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पे क्यों है? अब कोई कह दे कि हमें तो राइट टू स्पीच है और वो अपनी कंट्री को अब्यूज करता है कि इंडिया इज अ, मतलब अपनी कंट्री के बारे में वो कुछ भी ऐसा बोल देता है ऑन द सोशल मीडिया या इन द पब्लिक पैलेस, ठीक है, तो दिस इज नॉट अलाउड। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझो, व्हाट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन कहो कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, तो हम तो कुछ भी कह सकते हैं किसी के भी बारे में, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अपनी कंट्री को कोई अब्यूज करे तो दिस इज नॉट अलाउड, वो क्रिमिनल में चला जाएगा, उस पर केस होगा। फिर किसका, कौन सा केस होगा? सेडिशन का, देशद्रोह। आईपीसी की कौन सी वो है, 124A, सेडिशन, ठीक है। उस पे राजद्रोह का केस हो जाएगा अगर उसने ये चीज की है तो आईपीसी का सेक्शन 124A लागू हो जाएगा उस पे। देखो, एब्यूज ये देखना होगा कि किस तरह का है। जैसे कि फेमस राहुल गांधी का केस ले लेते हैं, ही इज वेरी फेमस राइट नाउ। तो राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में ये कह दिया था कि why all the thief has a मोदी सरनेम कॉमन, हैज अ कॉमन सरनेम मोदी। मतलब सारे चोरों का जो सरनेम है वो सेम कॉमन सरनेम क्यों है, मतलब मोदी सरनेम क्यों है, ही सेड दैट। और इट्स अ पॉलिटिकल स्पीच, तो पॉलिटिकल स्पीच में तो सब एक दूसरे को ऐसे ही कहते हैं। तो उसको सूरत एक पर्सन ने केस कर दिया जिसका सरनेम मोदी था, तो उसने केस कर दिया कि इसने पूरी मोदी कम्युनिटी को बदनाम किया है, ठीक है। तो कौन सा केस चल रहा है उसमें, डेफेमेशन का, मानहानि का। और फिर उसमें इतना पॉलिटिकल इसमें इन्होंने कर दिया है इसको, केस को, कि सूरत कोर्ट ने तो, सेशन कोर्ट ने तो वो दी थी 2 साल की सजा, ठीक है। और उसके बाद जब वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया कि आपने जो स्टेटमेंट दी है उससे इन लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। अब ये इतना बड़ा केस नहीं था जितना बड़ा ये बना दिया, ठीक है। तो किसी को अब्यूज करना, अगर वो तुमको भी अब्यूज कर रहा है, तुम उसे अब्यूज कर रहे हो, दिस इज नॉट डेफेमेशन। उसको उसकी वजह से कोई हानि होनी चाहिए। व्हाट इज हानि? रेपुटेशन की। फॉर इंस्टेंस, अच्छा एक सुनो फेमस चीज कि इसमें फॉरेन केस है, इंडिया के भी बहुत सारे, बट मैं तुम्हें फॉरेन केस के हिसाब से बता रही हूँ। तुमने तो फेमस पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी होगी, जैक स्पैरो वाली। ही इज अ वेरी फेमस हॉलीवुड एक्टर। तो ही वाज, हिज नेम वाज जॉनी डेप, ठीक है। तो ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ, जो एम्बर हर्ड उसका नाम था, उसकी वाइफ को ही डिवोर्स्ड 2016 में, ही डिवोर्स्ड हर। बट उसने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि जॉनी मुझको मारता था, मेरे साथ मारपीट करता था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था। अब उसके उस इंटरव्यू की वजह से जब वो इंटरव्यू छपा, उसका टेलीकास्ट हुआ, उसकी वजह से जॉनी डेप को डिज्नी, तो पता ही है डिज्नी इज अ वेरी फेमस कंपनी हॉलीवुड की, वो बनाते, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हाउस है, मूवी बनाता है डिज्नी। तो डिज्नी ने अराउंड 100 करोड़ का जो वो था उससे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। किससे? जॉनी से। तो ये मानहानि होता है कि उसको किसी तरह का फाइनेंशियल नुकसान हुआ हो, उसको मानहानि हुआ, ठीक है। फिर जॉनी डेप ने क्या किया, जॉनी डेप ने फिर केस फाइल कर दिया अगेंस्ट दी अम्बर हर्ड, ये मानहानि का, जीत गया वो केस, ठीक है। और पेनल्टी लगी उस पे उतने की, जितने जितने के उसे नुकसान हुआ है डिज्नी से, कि भाई इसके इंटरव्यू की वजह से मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट छिन गए, डिज्नी ने ले लिया कॉन्ट्रैक्ट उससे वापस। तो वो जीत गया फिर केस बाद में अंबर हर्ड से, और वो बहुत फेमस केस था, उसका बार बार टेलीकास्ट होता था, और जॉनी डेप के इतने फैंस थे, इतने वो थे। और बाद में पता चला कि अंबर हर्ड खुद मारती थी उसको, मतलब
ऐसे एविडेंस भी मिले हैं। मतलब दिस इज नॉट कि मैं बना के बता रही हूँ, दिस इज रियलिटी, उसने खुद उसको हिट किया। हाँ हाँ। तो ये मानहानि होता है, मतलब आपको अगर मैं अब्यूज करूं तो आपका उससे कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, रेपुटेशन को नुकसान हुआ है, तो उस वो मानहानि होता है। ये मानहानि नहीं होता कि पॉलिटिकल स्पीच में आपने कुछ कहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट में जज कौन से बैठे हैं, सूरत हाई कोर्ट में कौन से जज बैठे हैं जिन्होंने इसके कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगाया अभी तक राहुल गांधी के। ही विल डेफिनेटली ही विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ राहत मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। याद हो जाएगा, 6 राइट है, बस ऐसे याद रखना भाई। एक तो स्पीच और एक्सप्रेशन हो गया, पीसफुली आप असेंबली कर सकते हैं, आपको स्पीच का अधिकार है अभिव्यक्ति का, पीसफुली असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन भी बना सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हैं, निवास का आपको अधिकार है, और कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हैं। बट ये याद रखना कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कि अगर स्टेट को लगता है कि किसी भी तरह का इन्फ्रिजमेंट हो रहा है या हमारी नेशनल सिक्योरिटी या इंटेग्रिटी को खतरा आ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं।